हेलो दोस्तों, वर्क एनर्जी पावर के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने जैसा कि वर्क की डेफिनेशन के बारे में बात किया, उस पर बेस्ड कुछ स्पेशल केसेस देखे। सेकेंड लेक्चर में हमने कांस्टेंट फोर्स पर कुछ क्वेश्चन किए। कांस्टेंट फोर्स मीन्स कांस्टेंट फोर्स यदि होगा तभी आप W=F(s cos थीटा) लागू कर सकते थे। ठीक है, कब? जब फोर्स कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का अर्थ ये है कि प्रत्येक सिचुएशन पर उस वस्तु पर फोर्स न बदले, वही लगे प्रत्येक डिस्प्लेसमेंट पर। ठीक है, आज अपन बात करेंगे यदि फोर्स परिवर्ती हो तो क्या, क्योंकि ज्यादातर हम लोग परिवर्ती बल ही देखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स तो कम ही देखने को मिलेगा। तो परिवर्ती बल के कारण वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, सो ध्यान से आप लोग देखोगे। ठीक है, एक बात और कि जैसा कि हमने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में भी मैं बोलते आ रहा हूँ कि यार कांस्टेंट फोर्स जब होगा तभी आप W=F(s cos थीटा) लागू करो। आज अपन सीखेंगे अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो हम लोग उसी फॉर्मूले का किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए, मैंने कुछ बातें लिख रखा है ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। एक बात और, इसका काम बाद में है, मैं पहले ही लिख दिया, कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई फोर्स Fx=2x + 3 है। ठीक है, अब इसको समझिए। ये देखिए, ये जो बल है वो x के भिन्न भिन्न मान पर भिन्न भिन्न होगा, मीन्स परिवर्ती है। देखिए, F(x) यदि x=1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 to 5। अगर x=2 होगा ये 1, अगर x=2 होगा 2 to 4 और ये 7, ऐसे हो जाएगा। मीन्स x के भिन्न भिन्न मानों के लिए f की वैल्यू भिन्न भिन्न आएगी। मीन्स यहाँ पर जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, परिवर्ती है। ठीक है, तो माना कोई परिवर्ती बल Fx=2x + 3 किसी वस्तु माना A पर क्रियाशील है, अर्थात लग रहा है, और वस्तु को x=x1 से x2 तक वह विस्थापित कर देता है। तब परिवर्ती बल के द्वारा x1 से x2 तक कार्य की गणना कीजिए। ये हमें फाइंड करना है। अब हमने वैसे तो इसका ग्राफ अलग ही जाएगा, लेकिन मैंने एक ग्राफ अपने आप मान रखा है कि मान लिया कि हमारे पास कोई ग्राफ है ऐसे। ठीक है, अब ये किसके बीच ग्राफ है? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये ग्राफ है। अब कोई वस्तु क्योंकि x1 से x2 तक विस्थापित हुई है, हमने मान लिया है कि x1 पोजीशन यहाँ है और x2 पोजीशन यहाँ है। ठीक है, तो ये वस्तु का ग्राफ है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। हमें कौन सा ग्राफ चाहिए? ये ऊपर देखिए, हमने लिखा है कि बल व विस्थापन के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? उस बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। देखिए, Fx बल व विस्थापन s के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य होता है, किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये फोर्स उस वस्तु को x1 से x2 तक लेकर गया है तो हमारा ग्राफ मान लिया हमने कि ऐसा आया। तो अगर मैं x1 से x2 तक के ग्राफ का एरिया निकाल लूं तो इसका अर्थ क्या होगा कि वो वर्क हमें दे देगा, वर्क हम फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग बेसिकली यही करना चाहते हैं कि इसकी एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का होता, मान लीजिए यहां पर मैं बना रहा हूं ऐसे एंड ऐसे, मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते, यहां से एक लाइन खींचते और ये रेक्टेंगल हो जाता और ये ट्रायंगल हो जाता। उन दोनों का एरिया अपन निकाल लेते, क्योंकि रेक्टेंगल का अपन जानते हैं बेस इंटू हाइट, बेस इंटू लेंथ,
एंड ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाता, और दोनों को ऐड कर देते, हमें दोनों एरिया मिल जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये न तो आयत है मीन्स रेक्टेंगल न तो है और न ही ट्रायंगल है। अब हमें इसको पूर्ण रूप से आयत बनाने के लिए एक लाइन ऐसे खींचनी होगी, ठीक है। लेकिन हमें एरिया तो इतना ही मिलेगा ना ये, जबकि हमें एरिया तो ये भी चाहिए, क्योंकि ये पूरा विस्थापन हुआ है, यहाँ पर ये पूरा ग्राफ है, तो इस पूरे ग्राफ का हमें एरिया चाहिए। अब इस पूरे ग्राफ की एरिया हम निकालेंगे कैसे, क्या करें? तो देखिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर फोर्स परिवर्ती है, प्रत्येक सिचुएशन पर यहाँ पर बल का मान कुछ और होगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखा रखा है। अगर हम लोग छोटे छोटे भाग इसमें से काट लें, छोटे छोटे भाग ऐसे, ठीक है, छोटे छोटे भाग ऐसे काट लें, और उन छोटे छोटे भागों का जो डिस्प्लेसमेंट हो ना, मीन्स अगर ये जो भाग है वो डेल्टा एक्स है, तो प्रत्येक सिचुएशन में हमने डेल्टा एक्स ही काटा है, डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट काट लें, तो उस अवस्था में हम लोग फोर्स फाइंड कर लें कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, सॉरी वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। तो हमने माना कि यार डेल्टा एक्स विस्थापित करने पर पहली सिचुएशन में F1 फोर्स लग रहा है, दूसरी सिचुएशन में F2 फोर्स लग रहा है, तीसरी सिचुएशन में F3 फोर्स लग रहा है, ऐसे डैश डैश तक Fn तक फोर्स लगेगा, ठीक है। उस अवस्था में पहले के लिए वर्क डन आप फाइंड कर लो F1 इंटू डेल्टा एक्स, दूसरे के लिए F2 डेल्टा एक्स, मीन्स सबका छोटा छोटा ऐसे काट कर और उन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जो हुए हैं उनमें फोर्स वर्क डन फाइंड कर लो और सबको ऐड कर दो, तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि एक हम लोग क्या करें ना, जैसे देखो काइनेमेटिक्स में मैंने क्या बताया था कि जैसे किसी कार की चाल 2 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड थी, 2 सेकंड में किसी कार की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड थी। अब कोई बंदा बोला कि यार 2.0000000 करोड़ों जीरो के बाद 1 के बाद उस कार की स्पीड क्या होगी, तो आप बोलोगे यार ये तो लगभग 20 मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा। मीन्स समय अंतराल इतना छोटा हो गया, समय अंतराल इतना छोटा हो गया कि आप लगभग बोल दोगे कि वही स्पीड उसकी हो जाएगी, क्योंकि अपन कांस्टेंट मान लेंगे, इतना कम अंतराल है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इतना कम कर दें, दूरी इतना कम कर दें कि वो लगभग उसी पर हो, तो जो फोर्स यहाँ लगेगा वही फोर्स यहाँ पर भी हो जाए, और जितनी साइज का अपन काटे हैं बहुत छोटा, एकदम छोटा, उसी साइज के छोटे 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 भाग कर ले, जिसमें फोर्स क्या हो हमारा कांस्टेंट हो जाए। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे भाग काट कर फोर्स को हम लोग कांस्टेंट बनाने का काम करेंगे, और यदि फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा उस अवस्था में हम लोग वर्क डन फाइंड कर लें और उन सभी वर्क डन को ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा कि x1 से x2 तक का टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है, अपन ऐड करेंगे। अब दिक्कत ये है कि यार पहले इस ग्राफ को छोटे छोटे अनंत छोटे भागों में तोड़ो, मीन्स काटो, अब उसमें क्या करो कि डिस्प्लेसमेंट देखो कितना हुआ, अब उसमें फोर्स फाइंड करो, और उतने ही जितना फोर्स फर्स्ट वाले में है उतना ही सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके जितना तक आप ग्राफ काट सको, मीन्स बहुत छोटा, ऐसे तो मैंने दिखा दिया ना, बहुत छोटा, लगभग उसी पर हो, लगभग, लेकिन उस पर हो ना, लगभग हमें लगे कि ऐसा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फोर्स कांस्टेंट माना जाएगा, और उस कांस्टेंट फोर्स पर हम लोग W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लगा सकते हैं। तो बेसिकली प्रक्रिया वही होगी, परंतु हम लोग x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक यही प्रक्रिया, अर्थात छोटे छोटे भाग काटते रहेंगे, और वो छोटा भाग बहुत ज्यादा होंगे, उन सभी को हमें यहाँ से यहाँ तक लेकर ऐड करना होगा ताकि हमें वर्क डन टोटल मिल जाए।
तो वही प्रक्रिया हमने यहाँ पर लिख लिया है कि मान लिया छोटे वाले में F1 डेल्टा एक्स, F2 डेल्टा एक्स, F3 डेल्टा एक्स, ऐसे डैश 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 लग रहा है। अब हमें क्या करना होगा कि ये वर्क डन फाइंड करने के लिए हमें सबको ऐड करना होगा। तो हमें जो ये एडिशन है ना, छोटे छोटे भागों का एडिशन, वो हमें इंटीग्रेशन आसान कर देता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उस जटिल प्रक्रिया को जो हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस जटिल प्रक्रिया का समाधान इंटीग्रेशन कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, यदि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मीन्स अगर डेल्टा एक्स बहुत बहुत जीरो छोटा हो, लगभग टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो उस अवस्था में हम लोग क्या लिखते हैं, W इक्वल टू एफ डी एक्स, एक्स इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 तक, और जनरल फॉर्म इसका हो जाएगा W इक्वल टू एफ डी एक्स, एक्स इनिशियल टू x फाइनल पोजीशन। तो ये हमारा फॉर्मूला है परिवर्ती बल के लिए। जब फोर्स परिवर्ती हो, किसके फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स का फंक्शन हो तब के लिए, ठीक है, क्लियर है। आइए अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि जब परिवर्ती फोर्स होगा और एक्स के फॉर्म में, तो अपन वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने देखा कि यार जब परिवर्ती बल हो तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, कि वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इनिशियल एक्स फाइनल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब एफ एक्स का फंक्शन हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आइए कुछ इंटीग्रेशन के महत्वपूर्ण फॉर्मूले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। तो बच्चों मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, ठीक है, मीन्स समाकलन ज्ञात करो, समाकलन एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, देखिएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक पावर जुड़ जाता है बच्चों, मीन्स 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी आप लिख सकते हो, तो आपका हो जाएगा x³/3। मीन्स इसका जनरल फॉर्म ये है कि अगर किसी x की घात n है और dx ऐसे लिखा है, ठीक है, ध्यान रहे कि जिसका पावर होगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पर y का पावर में ये है तो यहाँ पर dy होगा, तभी इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर n है इंटू dx है, इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो इसका फॉर्म है, मीन्स फॉर्मूला है x की घात n+1 अपॉन n+1, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। मीन्स अगर किसी चर राशि के पावर में n है, लेकिन ध्यान रहे कि जिसकी जो भी राशि है x है तो उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए इंटीग्रेशन, अगर y है तो y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, अगर z है तो z के रिस्पेक्ट में होगा, तभी आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्योंकि x है तो यहाँ पर dx है, इसका इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसकी पावर में एक और अंक जुड़ जाता है और नीचे भी वही अपन सेम एज पावर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, xn⁴ n+1 अपॉन n+1, ये सी तो अपन ऐसे लिखते हैं, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, ठीक है। तो आप मिटा ही दो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि x³, जैसे मान लीजिए x³ का समाकलन क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि x⁴/4, क्यों, क्योंकि एक पावर इसमें जुड़ जाता है और नीचे भी वही लिख देते हैं।
तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4/4 आंसर हो गया आपका। प्लस का सी आप लिख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत से फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, लेकिन हमें जितना आवश्यकता है अपन उतना ही करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और इंटीग्रेशन में कि अगर मान लीजिए 2x² का समाकलन पूछे तो समाकलन करते वक्त याद रहे ये तो इसके रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। तो जो अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है तो उस कांस्टेंट नंबर को बाहर रख देते हैं, मीन्स 2x² dx। अब इसका समाकलन आपने यहाँ पर अभी अभी किया है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × x⁴/3 मीन्स 2x³ ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन देखना क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो कांस्टेंट नंबर के साथ अपन क्या कर सकते हैं, देखो 1 × x⁴ dx लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या या कोई भी अंक हो उसके पावर में अगर 0 है तो उसका अर्थ क्या है, 1 ही है वहां पर, तो यहाँ पर 1 है, तो ये तो कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 1 कोई मतलब नहीं है वैसे, x⁴ dx, तो पावर में 1 जुड़ जाएगा, यही तो इंटीग्रेशन होता है। 0 + 1 / 0 + 1 प्लस का सी आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं मतलब तो x केवल हो जाएगा। तो ध्यान रहे अगर कोई कांस्टेंट नंबर का यहाँ पर अपन समाकलन करेंगे तो इसमें x आ जाएगा। क्लियर, पक्का है? अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक बात और समाकलन में, जैसे मान लीजिए हमें समाकलन करना है x² + 2x ऐसे dx दिया है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, इस dx को दोनों को देते हैं, या यूं कहें कि आप समाकलन को अलग अलग कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन का जो साइन है, x² इधर से ये आया और इधर से ये आया, dx बीच में प्लस है, इसको 2x × dx ऐसे कर सकते हो। ठीक है ना। अब इसका समाकलन आपको पता है, पावर में ऐड हो जाएगा 1 और नीचे वही, और इसका तो समाकलन होगा नहीं, वो बाहर आ जाएगा, मीन्स वो कुछ इस तरीके से है। अब आप उसको लिख सकते हो x² हो जाएगा, मीन्स ये कट जाएगा, x⁴³ + x²। अब चाहो तो प्लस सी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होगा समाकलन। क्या क्लियर है? पक्की बात? ओके, आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है कि एक कण बल F = 5 - 3x + 2x² न्यूटन के अधीन x अक्ष के अनुदिश x = 0 से x = 4 मीटर तक चलता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है यार, ये F जो है ना, मीन्स फोर्स जो है वो परिवर्ती है, x के भिन्न भिन्न मानों पर F की वैल्यू भिन्न भिन्न आएगी। तो आपको पता है यार, हमें जब फोर्स परिवर्ती दिया हो तो अपन वर्क कैसे फाइंड करते हैं, F = इंटीग्रेशन ऑफ f of x × dx, x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स आपको कितना दे रखा है, 5 - 3x + 2x² × dx, कहाँ से कहाँ तक, x = 0 से x = 4 मीटर तक। ठीक है, इसको जरा सोल्व करें। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको सिखाया है इंटीग्रेशन, इसको इधर से अंदर लाएं और इसको इधर से अंदर लाएं, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा 5 dx - 3 बाहर आ जाएगा ना, वो x dx + 2x² dx, लिमिट सब में लगा दीजिए, 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4। ठीक है, यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। इसका 5 केवल कांस्टेंट होता है तो x आ जाता था, मैंने बताया अभी अभी, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा यहाँ पर x, लिमिट लगाइए 0 to
5 एंड -3, ये क्या हो जाएगा, x का x² बाई 2, लिमिट लगाइए 0 to 4 है ना, ये 4 है। अच्छा, प्लस का ये x² का क्या हो जाएगा 2x³ बाई क्यूब, लिमिट लगाएं 0 to 4। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो ऊपर वाली लिमिट है वो माइनस नीचे वाली लिमिट, मीन्स अपर लिमिट x की वैल्यू रखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ से। ठीक है, 4 रखा -0, अच्छा -3, इसमें इसको तो आप बाहर ले सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स 4 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर प्लस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 का क्यूब -0 का क्यूब, ये 3 आप बाहर ले सकते हो। ठीक है, अच्छा अब ये 4 माइनस ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, मीन्स 3/2 इंटू 16 प्लस 2/3, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16, 4 माइनस 24 प्लस ये। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -20 प्लस 1 2 8/3 इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस दिस, सॉल्व करें तो 8 6 3, इसको आप काटेंगे तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 3 जा 9, ऐसे। तो वर्क डन आपको मिला 22.33 जूल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, शायद दिख नहीं रहा है, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वर्क बराबर मिला 22.33 जूल। ठीक है, और भी आप क्वेश्चन करना चाहो तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यार ये जो फंक्शन f है, जो मीन्स जो बल है, वो किसका फंक्शन है, x का। लेकिन अगर ये हमारा फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हो, मीन्स 2 सेकंड बाद कुछ और बल है, 3 सेकंड बाद कुछ और बल लग रहा है उस वस्तु पर, 4 सेकंड पर उस वस्तु पर कुछ और बल लग रहा है, तो हम लोग किस तरीके से वर्क डन फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। वर्क डन कैसे निकालते हो, वर्क डन आप कैसे निकालते हो, W इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। अच्छा ध्यान दें कि हमने वहां पर जैसे ये लिखा था ना, f of x dx, ऐसा हमने क्यों लिखा था, क्योंकि हमने मान लिया था कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन सेम है, मीन्स जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर वो किसी एंगल पर लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, cos थीटा इंटू dx लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो उस अवस्था में मैंने ये लिखा। ठीक है, ओके। अब यदि वर्क डन टाइम के रिस्पेक्ट में हो, यदि बल समय का फंक्शन हो तब तो वर्क डन अपन जानते हैं कि F इंटू dx ऐसे अपन निकालते हैं। ठीक है, x इनिशियल से x फाइनल तक ऐसे अपन निकालते थे परिवर्ती बल के लिए। अब क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पर f ऑफ x का फंक्शन था, अब क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, मीन्स f t का फंक्शन, तब कार्य वर्क इक्वल टू f ऑफ t इंटू dx
ठीक है, एक काम अपन करते हैं, इसमें dt का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, एफ ऑफ टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, एफ ऑफ टी डी एक्स अपॉन डी टी को आप क्या लिखते हो, v मीन्स v फंक्शन ऑफ टाइम t, ये t। तो इस तरीके से आप फोर्स फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन x इनिशियल से x फाइनल तक, यहां पर मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं। W बराबर एफ ऑफ टी, इसको आप लिखोगे तो dx अपॉन डी टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो W बराबर dx अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी मीन्स वेग, एफ ऑफ टी v ऑफ फंक्शन ऑफ t इंटू डी टी, एक्स इनिशियल टू सॉरी, ठीक है, t इनिशियल टू t फाइनल मीन्स ठीक है। तो इस तरीके से अब t बराबर जो भी आपको लिमिट दिया होगा 2 सेकंड से t बराबर 3 सेकंड, वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे अगर फोर्स आपका टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हो तो। आइए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक बल F इक्वल टू 2t स्क्वायर कार्यरत है, तो उस बल के द्वारा t बराबर 0 से t बराबर t0 समय तक किया गया कार्य क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये परिवर्ती है, फोर्स हमारा परिवर्ती है और टाइम का फंक्शन है, तो उस अवस्था में हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन हम लोग निकालते हैं एफ ऑफ टी इंटू वी ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, अब एफ ऑफ टी तो हमें दे रखा है, वेलोसिटी भी अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आइए वेलोसिटी निकालते हैं। सबसे पहले तो एफ ऑफ टी की सहायता से हम लोग क्या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा, तो देखिए एफ इक्वल टू एम में होता है और ए इक्वल टू क्या, एफ फंक्शन ऑफ टी दिया है, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यार एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। अरे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर हमें ये वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्सेलरेशन का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें फाइनली वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए एक्सेलरेशन का हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें ताकि हमें वेलोसिटी भी फाइंड हो जाए। तो एक्सेलरेशन हमें क्या दिया है, फंक्शन ऑफ टाइम t है ना, तो
एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t²। इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2t² dt टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगा, ये देख लीजिए, वेलोसिटी हमें मिल जाएगा ना इसे, v इक्वल टू a dt। एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2t³/3। तो ये आपको वेलोसिटी मिल गई। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, तो ये क्या है 2t², ठीक है। वेलोसिटी आपका क्या है, वेलोसिटी आपका 2³/3 इंटू dt। ये फंक्शन हमने इसका रखा फोर्स का, और वेलोसिटी जो है हमें 2t³/3, और ये जो m है वो मैं भूल गया, सॉरी, वहां पर आप m लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप लिख लो m/m था, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब t बराबर 0 से t बराबर t0 तक हमें फाइंड करना था। ये मिटा देंगे, ये मिटा देना इसको, इतना, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करें, तो ये कांस्टेंट नंबर को आप बाहर निकाल लो, 2×4/3 m बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, t² का t³ में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा t⁵ इंटू dt, और t0 से t0 तक, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करें, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4/3m इंटू t⁶/6 हो जाएगा ना ये, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t बराबर 0 से t0 तक। तो आपका आंसर आया w बराबर 4/3m इंटू 6, है ना, तो 6×3=18 हो जाएगा, 18m इंटू t⁶, मीन्स t0 का पावर 6। ये आपका आंसर होगा। तो हमने देखा कि अगर फोर्स हमारा x के रिस्पेक्ट में होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, और यदि हमारा फोर्स टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो हम लोग किस तरीके से वर्क डन फाइंड करेंगे। अगला जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो टोटल डिफरेंशिएशन से है, टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे आप लोग बोल सकते हो, जिसमें x और y दोनों फंक्शन होंगे। तो उस अवस्था में किस तरीके से करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए